नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने घर में पैसे का ढेर जमाना चाहते हैं? घर में अब पैसे का ढेर घर में तो नहीं जमता है, पर बैंक अकाउंट जरूर बढ़ता जाता है। तो घर में पैसे का ढेर जमाने से मेरा तात्पर्य है कि क्या आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में सारी सुविधाएं, सुख को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप एक सुखी जीवन बिताना चाहते हैं? क्या आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिसमें आपको ये टेंशन ना हो कि कल क्या होने वाला है, भले ही अच्छा होने वाला हो या बुरा होने वाला हो, आपको इस बात का कोई टेंशन ना हो कि मेरे जीवन में कोई अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी। अगर आप इन सभी टेंशन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में, बिना किसी लाग लपेट के और इकोनॉमिक्स के कठिन सिद्धांतों, परिभाषाओं और नियमों के, मैं आपको बहुत सरल भाषा में, हाँ, आपकी आम भाषा में समझाऊंगा कि आप अपने घर पे सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए और अपनी बुद्धि का यूज करते हुए कैसे पैसे का ढेर लगा सकते हैं। हमें अपने जीवन में आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और मानसिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है? मतलब सीधी सी बात है, इकोनॉमिक प्लानिंग। पर ये तो इंग्लिश में मैंने आपको इसका अर्थ बताया। सीधी सी बात है, सपोज करिए आपको जो सैलरी मिलती है वो आपका अपने जीवन को बिताने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए और भविष्य में आने वाली किसी भी समस्या के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है। उस सीमित संसाधन यानी आपकी सैलरी के द्वारा ही आपको अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे भी बिताने हैं, उठाने हैं, करने हैं और आपको अपने भविष्य का ध्यान भी रखना है। जैसे कि आने वाली किसी बीमारी, आने वाले बच्चों के स्कूलों की फीस या फिर अन्य कोई कारण, किसी घर में किसी के शादी या ब्याह हो या कोई प्रॉब्लम आ जाए या कहीं घूमने जाना है, कुछ भी, ये सब हम इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग सीधी सी बात है, जो भी पैसा हमको मिल रहा है उसको हम आने वाले समय में कैसे खर्च करेंगे। अब हमें हर महीने के अंत में सैलरी मिलती है। जब हमें हर महीने के अंत में सैलरी मिलती है तो हमें ये देखना होता है कि उस सैलरी से हमें कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा कि भविष्य में आने वाले किसी परेशानी के लिए या किसी उत्सव के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए एक पर्टिकुलर हिस्सा हमें निकाल के रखना होगा। उसके अलावा हमें महीने में होने वाले खर्चे, जैसे कि घर गृहस्थी का खर्चा, रोज का खाना पीना उठना, या फिर अपनी गाड़ी से जाना या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का खर्चा, जैसे ऑटो, बस, या आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उसका डीजल। इसके अलावा बच्चों की स्कूल की फीस, रोज का भोजन पे व्यय और महीने में अगर कभी कोई घर में बीमार पड़ गया तो उसकी दवाई कैसे ली जाएगी, कितने की ली जाएगी, कैसे कैसे हमें ये सब खर्चा करना है। ये सब आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि नियोजन मीन्स मतलब प्लानिंग, इसको हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि अगर आपकी नौकरी आज लगी है इस महीने, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप आज से ही दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और इस महीने के गोल्स, बिल्कुल अभी के गोल्स के हिसाब से अपनी सैलरी को आप उन हिस्सों में बांट दें। आर्थिक नियोजन करने में आप जितनी ज़्यादा देरी करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे और एक टेंशन का पहाड़ खड़ा करेंगे, ना कि पैसों का पहाड़। जब कभी भी हमारी नौकरी लगती है या हम किसी भी सोर्स से पैसा कमाते हैं, सपोज कीजिए हमने कोई किताब लिखी, हमने कोई प्राइज़ जीता या हमारी सैलरी मिली, तो हम सबसे पहले उस पैसे को अपनी मौज मस्ती पे खर्च करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि हमेशा 10% का रूल फॉलो कीजिए। जब भी आपको पैसे मिलें तो भविष्य के लिए इन्वेस्ट करने के लिए 10%, मिनिमम 10%, 10% से अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, पर मिनिमम 10% जरूर कीजिए। मौज मस्ती करने के लिए आप बाद में भी उस मौज मस्ती पे पैसा खर्च कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 10% बच रहा है ये धीरे धीरे बढ़ते आपके ये पैसे मौज मस्ती पे ही तो खर्च होंगे। तो हमेशा याद रखिए कि आप अपने पैसे को, जब आप पूरे महीने काम कर रहे हैं तब वो आपको पैसा मिला है, उसको आप किसी दूसरे के किसी दुकानदार को दे के आप उसको इनकम करा रहे हैं। मतलब आपने पूरे महीने काम किया, पूरे महीने काम करने के बाद जो आपको पैसा मिला उस पैसे को आपने जाके कुछ सामान खरीद लिया और दूसरे की इनकम हो गई। आप भी तो सोचिए, आपने भी
भी तो कुछ इस सैलरी को प्राप्त करने के लिए अपना कुछ खर्च किया। आपने अपना क्या खर्च किया? आपने अपनी ज़िंदगी का सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का टाइम खर्च किया। यानी कि हम अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण समय बेचते हैं, तब हमें वो सैलरी मिलती है। किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख। पर किसी को भी बिना कुछ किए कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है। हर किसी को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करना होता है, अपने परिवार से दूर रहते हुए, अपने दोस्तों से दूर रहते हुए, अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पलों को छोड़ते हुए आप उस पैसे को कमाते हैं। तो पैसा मिलते ही उसको आप खर्च मत कर दीजिए। खर्च करने से पहले एक बार सोचिए। तो मेरा बस इतना कहना है कि मौज मस्ती वाली जीवन शैली जीना कोई बुरी बात नहीं है, पर कर्ज लेके अपने हार्ड मनी को, जो आपने बहुत मुश्किल से कमाई है, उसे एक झटके से खर्च मत कर दीजिए। उसको धीमे-धीमे इकोनॉमिक प्लानिंग, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्लानिंग करने के बाद खर्च कीजिए। दोस्तों, दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से हमेशा बचिए। दूसरे ने क्या खरीद लिया है, दूसरे ने गाड़ी खरीद ली है, दूसरे ने बड़ा बंगला खरीद लिया है, दूसरे ने महंगी घड़ी खरीद ली है, रोलेक्स घड़ी खरीद ली है, महंगे कपड़े खरीद लिए हैं। ये मत सोचिए, ये मत देखिए। आप अपनी सैलरी, आप अपनी इनकम के अनुसार खर्चा कीजिए। दूसरे की इनकम अलग हो सकती है, दूसरे का खर्चा अलग हो सकता है। क्या पता उसने लोन लेके ये चीज़ खरीदी हो। लोन लेके आप जो कुछ भी खरीदते हो, दोस्तों, आप अपना आने वाला समय और आने वाली सैलरी को गिरवी रखते हैं। अभी तो आप उस चीज़ का आनंद उठा रहे हैं, पर सोचिए तो, अगर आपकी सैलरी 100 रुपया है और उसमें से आपने 30 रुपये का लोन ले लिया, अब हर महीने 6-7 साल तक वो 30 रुपये आपकी सैलरी से कटते रहेंगे और आपको 70 रुपये में अपना खर्च बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, 70 रुपये में आप अपना 10% या 20% वाली इन्वेस्टमेंट या सेविंग कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए दोस्तों, ये 10 और 20% वाला जो रूल है, उससे आप चीज़ें खरीदिए। आप ये लोन लेने से बचिए। इसी में एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग से बचिए। क्रेडिट कार्ड पे फला ऑफर चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट कार्ड के अनावश्यक प्रयोग से बचिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड रखना भी चाहते हैं तो रखिए, पर किसी एक ऑफर के वजह से या फैशन के लिए। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, आप नेट पे डाल के देखिए, आप यूट्यूब पे डाल के देखिए, जो क्रेडिट कार्ड की वजह से बर्बाद हो गया है। क्रेडिट कार्ड आपको अनावश्यक खर्च करने के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि ये आम धारणा है, ये एक अध्ययन का विषय भी रहा है कि जब आप पैसे अपनी हाथों से खर्च करते हैं तो वो आप कम खर्च करते हैं, और जब आप कार्ड का उपयोग करते हुए खर्च करते हैं तो आप ज़्यादा ही खर्च करते हैं, क्योंकि आपको केवल वो अंक रह जाते हैं। और जब आप पर्स से निकाल के खर्च करते थे, तब वो आपको महसूस होता था कि अभी मेरे पर्स में 10,000 रुपये थे और अब मैंने 5,000 दे दिए, तो अब 5 ही हज़ार बचे हैं। तो दोस्तों, एटीएम कार्ड तो तब भी चलेगा क्योंकि वो आपके अकाउंट में है। क्रेडिट कार्ड तो ऐसा है कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, एक तरह से आप लोन ले रहे हैं। और एक बात और भी है कि क्रेडिट कार्ड की वजह से अगर आपने उसके रूल्स का पालन नहीं किया तो आपकी सिबिल भी बिगड़ जाती है। सिबिल अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में डालिएगा, मैं सिबिल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत सरल शब्दों में, बहुत कठिन शब्दों में नहीं बताऊंगा। इसी में मैं ये भी जोड़ूंगा, मान लीजिए किसी का बंगला है, किसी की फॉर्च्यूनर एंडीवर गाड़ी है, उसने रोलेक्स की घड़ियां पहनी हैं, ये आपको अमीर दिखाती हैं। ये आपको लगेगा कि अरे सामने वाला बड़ा अमीर है, पर दोस्तों ऐसा है नहीं। ये आपको अमीर बनाती नहीं है। मैंने बोला ना आपको, क्या पता उसने लोन लेके ये खरीदा हो। अभी अभी एक इंटरव्यू में मनोज वाजपेयी जी ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए बताया, ये इंटरव्यू भी आपको नेट पे मिल जाएगा, कि वो हमेशा सोचते थे कि नए नए जो कलाकार आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, वो महंगी महंगी गाड़ियाँ 10-10 करोड़ की, 20-20 करोड़ की गाड़ियाँ कहाँ से ले आते हैं, और मैं तो आज तक नहीं खरीद पाया। तब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस बात की पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि दुबई से गाड़ियाँ 6-6 महीने के लिए किराए पे मिल जाती हैं और वो उन गाड़ियों को लेके घूमते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप उनका देखी अपने को डिमोरलाइज कर लें, आप अपने अंदर दुखी हो जाएं, निराश हो जाएं कि हाय मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया देखने की अलग है, दिखाने की अलग है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। आप अपने हिसाब से एक एक कदम बढ़ाते हुए अमीरी के रास्ते की ओर बढ़िए। जब आप पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं, तब कई लोग ये देख के कि इस व्यक्ति के हाथ में पैसा है, आपके पास आएंगे। तो मेरा आपसे कहना है कि जिन इन्वेस्टमेंट्स को आप जानते नहीं हैं, जिन इन्वेस्टमेंट्स को आप समझते नहीं हैं, उन इन्वेस्टमेंट को किसी के बताने पर भी आप
इन्वेस्ट मत कीजिए। सबसे अच्छा रास्ता है दोस्तों, आप खुद पढ़िए, इंटरनेट का ज़माना है, आप यूट्यूब खोलिए, आप गूगल खोलिए, इसमें आपको सारे आपके क्वेश्चंस का जवाब है। मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो, या कहीं और इन्वेस्ट कर लो, सपोज कीजिए लैंड में इन्वेस्ट कर लो, या फिर कोई मकान खरीद लो, या एफडी में इन्वेस्ट कर लो, या कोई भी चीज़ जो आप गोल्ड में कर लो, आप उसको मत मानिए। आपके पास जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आप अमेजन पे भी देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी देखते हैं, बाजार में भी 10 दुकान देखते हैं, अपने 50,000 1 लाख 1.5 लाख मोबाइल के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, तब आप अपने जो आपने हार्ड कैश मनी इकट्ठी की है उसके इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी की बातों में कैसे आ सकते हैं? आप जानिए, इस संसार में आपसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है। अपने धन के प्रति बुद्धिमान आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। तो वो कौन होता है कि वो आपको समझाए? थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत भी क्या करना है, बस केवल आपको अपना क्वेश्चन गूगल पे या यूट्यूब पे डालना है। वो आपको उससे रिलेटेड हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि सही या गलत, या फिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित पूरा कंटेंट दे देगा। आप बस बैठ के उनको क्लिक कर करके 2-3 घंटे में समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद अपने विवेक के अनुसार आप डिसीजन लीजिए कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप वो जो 20% और 10% बचा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, तभी तो वो वर्क करेगा। जब आप काम कर रहे होंगे तब ज़रूरी है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं आपसे एक बार चर्चा करूंगा कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, इसके लिए आपको क्या करना होगा। जब आप अपना पैसा काम पे लगा देते हैं, यानी कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, तब आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अब दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है, इस पे भी मैं बोलूँगा कि आप बस ये समझ लीजिए ये एक जादू है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में आपके उम्मीद से बहुत आगे तक बढ़ जाता है। अगर आप इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं तो केवल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, आपको इससे रिलेटेड सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी। आपको जो वीडियो मन करे वो देख लीजिएगा। बस ये जान लीजिए, इन्वेस्टमेंट करने से आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है और आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने लग जाते हैं। दोस्तों, अपने को फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को अपडेट करते रहें। जैसे कि आप न्यूज़ देखें, बिजनेस चैनल्स देखें, जी बिज़नेस देखें, CNBC आवाज़ देखें, ET नाउ देखें, मनी 9 देखें, ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप इकोनॉमिक टाइम पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप पे बहुत सारी बुक्स अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी बुक्स हैं। केवल आप फाइनेंस लिखें, फाइनेंस रिलेटेड बुक्स। आपको अपडेट करने के लिए, आपको फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए इतनी बुक्स मिल जाएंगी, उनको पढ़ें। देखो दोस्तों, ये ज़िंदगी जो है लगातार अपग्रेडेशन का नाम है। मान लीजिए आप फिल्म स्टार हैं, तो आप क्या करते हैं, लगातार अपने अपग्रेड करते हैं। क्योंकि आप फिल्म स्टार हैं तो आपको अच्छा दिखना होता है, तो आप तरह तरह की डाइटें ले रहे होते हैं और वर्कआउट कर रहे होते हैं। इधर हम आम लोग हैं, हमें खास बनना है, तो हमें खास बनने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा अपनी एजुकेशन पे, क्योंकि हम आम लोगों का हथियार एजुकेशन है। और इस एजुकेशन को हम ये ना समझें कि हमारी नौकरी लग गई, या अब हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA BBA करके बैठ गए हैं, अब हमारी नौकरी लग गई तो हम ना पढ़ें। ना 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 ना, कभी भी अपने को विद्वान ना समझें। हमेशा ध्यान रखिए, हमें लगातार जीवन भर पढ़ना होगा, और पढ़ना कोर्स की किताब ही नहीं होगा। हर चीज़ में जो भी आपको फील्ड पसंद है, आपको फोटोग्राफी पसंद है तो तरह तरह से फोटोग्राफी कैसे करें, आपको घूमना पसंद है तो तरह तरह की जगहों को घूमें कैसे, और उनका कलेक्शन, एक रिकॉर्ड कैसे करें कि हम कहाँ कहाँ गए। हर चीज़ में दोस्तों एक आनंद है। अगर आप एथलीट हो तो आप एथलीट को और बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, या टेनिस खेलते हैं, या कराटे मार्शल आर्ट कर सकते हैं, ये सब भी सीखने की एक प्रोसीजर है। और याद रखिए कि मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, पर सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो सकती है। हाँ, आप उसमें एक लीजेंड जरूर बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने को लगातार अपडेट करते रहें और इकोनॉमिक विषयों पर हमेशा आगे बढ़ें। वेबसाइट्स देखें, सोशल मीडिया ब्लॉग देखें, या तरह तरह की मैगजीन देखें। इससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।
दोस्तों, हमारा जीवन एक अनिश्चिततापूर्ण जीवन होता है। कुछ नहीं पता होता कि कब हमारे जीवन में क्या हो जाएगा। हमारे जीवन में आज खुशी है, सब कुछ सही चल रहा है, पर अचानक कोई भी घटना हो सकती है हमारे साथ और हमारा जीवन समस्याओं से भरा हो सकता है। सपोज कीजिए हम सड़क पे जा रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, अचानक से एक गाड़ी ने आके हमें टक्कर मार दी और हमारा एक्सीडेंट होने के कारण हम घायल हो गए। घायल होने की वजह से हमें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हमारे 10% या 20% की जो बचत चल रही थी, उसकी वजह से हम पे 2 या 3 लाख या 50,000 या 1 लाख जो भी हम पे था, हमारे घर वाले ने उस पर खर्च किया और वो जल्दी समाप्त हो गया। आपको पता है कि हॉस्पिटल का खर्चा कितना ज़्यादा है। वो खर्चा समाप्त होने के बाद उसने अपने अगल बगल रिश्तेदार नातेदारों से पैसा मांगा। वो हमारी पत्नी भी हो सकती है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, और हमारे कुछ शुभाकांक्षियों ने उन्हें कुछ पैसा दे भी दिया और वो पैसा खत्म हो गया और हमारा इलाज नहीं हो पाया। ऐसी कंडीशन में क्या? दूसरी कंडीशन, पैसा खत्म हो गया और हमारी डेथ भी हो गई, यानी कि कमाने वाला व्यक्ति जो मिस्टर एक्स था वो भी मर गया। अब जब वो मर गया तो अब कमाने वाला व्यक्ति समाप्त हो गया। और ये सोचो कि उस परिवार में पीछे जो लोग रह गए उनका क्या होगा। तो हमको मान के ये चलना चाहिए कि जीवन हमारा कितना ही सुखमय हो, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा। इसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस के बारे में सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट समझने की गलती मत करना। इंश्योरेंस केवल इंश्योरेंस होता है, उसको इन्वेस्टमेंट जैसा मत समझिएगा। जैसे आपके पास बाइक होगी, कार होगी, आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं हर साल, और अगर गाड़ी में कोई चोरी या टक्कर नहीं लगती है तो फिर वो पैसा आपका डीप हो जाता है, खत्म हो जाता है, डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हम इंश्योरेंस कराते हैं अपने परिवार का, और अगर कोई समस्या नहीं आती है तो वो पैसा खत्म हो जाता है। सोचिए, इंश्योरेंस कंपनी आप पे बेट ले रही है, आपका ध्यान रख रही है, और अगर आपको कुछ नहीं होता है तो फिर वो पैसा खत्म हो जाता है, वो पैसा कंपनी का हो जाता है। इसी तरीके से आप इंश्योरेंस को लीजिएगा, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह मत लीजिएगा। 2 इंश्योरेंस मैं आपको बता रहा हूं जो आपको मन की शांति देंगे। एक है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, बस 2 इंश्योरेंस लीजिए और किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। जितने भी अन्य इंश्योरेंस हैं वो व्यक्ति को कंफ्यूज करने के लिए हैं, वो उस व्यक्ति के लिए हैं जो चाहता है चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। इस चक्कर में वो उल्टे पुल्टे दुनिया भर के इंश्योरेंस कर लेता है, जबकि वो इंश्योरेंस काम के नहीं है। वो पैसा जो आपका इन 2 इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बाद बचता है, उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिएगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं, जब मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हुआ तो उसने जो पैसा संभाल के रखा था 10%, उसकी उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पड़ा रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस चूंकि उसने कराया था, हेल्थ इंश्योरेंस के कारण जैसे ही वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो उसके परिवार वाले जब उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो हेल्थ इंश्योरेंस ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। ईश्वर की दया से वो स्वस्थ रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। सारा खर्चा, मान लीजिए 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस उसने लिया था और इतने का बिल आया, तो फिर वो सारा खर्चा उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने उठाया। किसी भी प्रकार की बीमारी या घटना के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति इंश्योर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा उठाती है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, वो व्यक्ति जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 5-6 दिन तक उसका इलाज चला और 10 लाख का बिल मिला। 10 लाख या 15 लाख का ही उसका इंश्योरेंस था, तो उसको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। जब मिस्टर एक्स मर गए तो मरने के बाद उसकी फैमिली को 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख जितने का भी उसने टर्म इंश्योरेंस कराया था वो पैसा मिलेगा, कारण उसने टर्म इंश्योरेंस कराया था, यानी कि अपने जीवन का इंश्योरेंस कराया था। जीवन का इंश्योरेंस जैसे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं वैसे कराया जाता है कि अगर ये व्यक्ति मर जाता है मिस्टर एक्स, तो उसको जितने का भी उसने इंश्योरेंस कराया हो, क्योंकि उसी के हिसाब से उसका प्रीमियम बनता है, उसको वो पैसा मिलेगा। अब आप समझिए, जब मिस्टर एक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उसकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस वो लोग उसके साथ इमोशनल और मेंटली खड़े रहे। जब उसकी डेथ हो गई तो परिवार को 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख जितने का भी उसने इंश्योरेंस कराया था वो पैसा मिला, यानी कि उसके जाने के बाद भी और उसके रहते हुए भी वो अपने परिवार का ध्यान रख सका। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है 10% के बाद इंश्योरेंस। हमेशा याद रखिए,
इंश्योरेंस जरूर कराएंगे और 2 इंश्योरेंस के बाद तीसरा इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। 2 इंश्योरेंस कौन से हैं? एक हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेते हैं, तो अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं। सपोज़ कीजिए आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को सब बताएं, उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फैमिली को पता होता है, पत्नी को पता होता है, तो उसको पता होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको क्या करना है। उनको हमेशा बताएं अपनी फैमिली को कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो ये करना है, अगर ये प्रॉब्लम होगी तो ये करना है। आपकी पत्नी भले ही कामकाजी हो या ना हो, वो एक गृहिणी हो, तब भी उनको अपने द्वारा लिए जाने वाले फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब आप पैसे से संबंधित जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें उनको अपना साथी बनाएं, क्योंकि वो आपकी जीवन संगनी है। उन्हें आपके सारे डिसीजंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। परिवार में होने वाली समस्याएं, इसके अलावा अन्य बातें, ये वो आपको अच्छे से बताएंगी कि क्या क्या नीड हो सकती है फैमिली में, क्योंकि आप दिन में तो बाहर ही रहते हैं। साथ में एक दूसरे से ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ चर्चा करें और एक दूसरे के विचारों को ध्यान रखें। ये आपके फाइनेंशियली जो आप डिसीजंस ले रहे हैं उसके पिलर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। आप जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हो सकता है कभी कभी उसमें कुछ आपको लगे कि कुछ गलती हो गई है, तो लगातार अपना एवेल्युएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन करते रहें। लगातार उसको आप कैलकुलेट करते रहें। जैसे कि जब आपने स्टार्टिंग में नौकरी लगते ही किया, तब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आपके डिसीजन दूसरे होंगे। पर जब पत्नी आ गई तो आपके द्वारा लिए जाने वाले इकोनॉमिक डिसीजन दूसरे होंगे। जब आपके बच्चे पैदा हुए तब वो डिसीजन और बड़े हो जाएंगे और पुराने डिसीजंस को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि लगातार आप कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन करते हुए अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग को चेंज करते रहें और उसको वरीड यानी कि वृहद रूप देते रहें, क्योंकि आपका जीवन जिस तरह से वृहद होता जा रहा है, यानी 1 से 2, 2 से 4, तो आपको भी उसी से रिलेटेड अपने आप को चेंज करना होगा। सपोज कीजिए आपकी सैलरी जो शुरू में थी 20,000 रुपये, या मान लीजिए 40,000 रुपये, वो बढ़ के कुछ सालों में हो जाएगी 60,000 रुपये या 1,00,000 रुपये। तो उसी हिसाब से आप अपनी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको करेंगे। दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों को तन्मयता के साथ, सुदृढ़ता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं तो निश्चय ही आप अपने जीवन में पैसों का ढेर खड़ा कर देंगे। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई, पर याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो तभी प्राप्त होगा जब आपको मन की शांति होगी। मन की शांति आपके जीवन में तभी होगी जब आपके हाथ में पैसा होगा। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जीवन ना जिएं। मैं आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने मनपसंद की चीज़ें ना खरीदें। मैं बस ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी आप करें उसको प्लान के साथ करें, फाइनेंशियली प्लानिंग के साथ करें। आपको मान लीजिए गाड़ी खरीदनी है तो आप उसके लिए 10% पैसा अलग से बचाना शुरू कर दें। आप मैक्सिमम डाउन पेमेंट करें। हर चीज़ के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको घर खरीदना है तो घर के लिए आप प्लानिंग करें, आप अपने भविष्य के लिए प्लानिंग करें। दोस्तों, यकीन मानिए, लोन लेके घी पीना बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप प्लानिंग करेंगे, आप 2 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 2 साल बाद वो आपके 200 रुपये बन सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हम आने वाले आगे की वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बोली, 10% का नियम और दूसरा बीमा, इन पे जरूर फोकस कीजिएगा। ये आपके जीवन को बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ सिंपल लैंग्वेज में ज़रूर पूछिए। मैं उनका इतना सरल जवाब दूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो मैं अपने जीवन में कर चुका हूं। जल्द ही मैं आपके सामने भी आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द वुल्फ विजेता।